मॉर्निंग बच्चों। संविधान निर्माण सेकंड चैप्टर, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले वीडियोज में हमने संविधान के बारे में देखा और संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कब बनी, उस सारी चीजों के बारे में हमने देखा। तो अब आगे बात आती है संविधान के मूल्य, संविधान के दर्शन। एक्चुअली किसी भी चीज का दर्शन वो होता है जो उसके पीछे की भावना क्या है, उसमें क्या छुपा हुआ है। हम संविधान के दर्शन का जो बात है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण के साथ शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को एक भाषण दिया था, जब ये डिक्लेयर हो गया था कि आज भारत को आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा था कि जो चिर परीक्षित जो हमने साक्षात्कार किया था, आज हम उसमें पास हो गए हैं। जो हमने इंटरव्यू दिया था, आज हम उसमें पास हो गए हैं। और जो ये भाषण है वो द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य की चिर परीक्षित वधु के साथ समझौता, इस तरह से इसका कोई नाम है, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो सपना हमने देखा था, जो वादे हमने किए थे, वो अब पूरा करने का समय आ गया है। सारे नहीं तो कम से कम काफी हद तक हम उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, उस समय मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद होगा। जो पुराने बहुत लंबे समय से जो हम कष्ट झेल रहे थे, आज उन कष्टों से पार पाने का समय आ गया है। हर किसी के जीवन में, हर राष्ट्र के किसी न किसी काल में यह समय जरूर आता है कि वो पुराने जो दुख झेले हैं उनको छोड़ करके नए में प्रवेश करता है। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे सपने और वादे हैं, अब हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये बहुत बंटवारे के साथ हमें मिली है। हमें बहुत कष्टों के बाद आज़ादी मिली है। हमारा इस देश की सेवा करने का हमारा सपना है। हमें आज शपथ लेनी चाहिए कि हम सब मिलकर के इस देश की सेवा करेंगे। सेवा किसकी? जो दरिद्र और जो दुखों को भोग रहे हैं, उन लोगों को उनके दुखों से बाहर निकालना ही राष्ट्र की असली सेवा होगी। और ये काम हम तब तक करेंगे जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे इस सदी के महानतम सदस्य, महानतम व्यक्ति की कामना है कि हर आंख से आंसू पोंछना है। यहाँ पर उन्होंने महानतम व्यक्ति महात्मा गांधी जी को बताया है। और वादे क्या कर किए हैं उन्होंने कि हमें अज्ञानता से, बीमारियों से, दरिद्रता से, असमानता से पार पाना है। ये हमारे सपने हैं और इन वादों को हमने पूरा करना है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि नेहरू जी ने कौन से वादे किए। नेहरू जी के वादे थे कि हमें दरिद्रता से, अज्ञानता से और बीमारियों से मुक्ति पानी है और अल्पसंख्यकों को बराबर लाना है और अवसर की असमानता को हमने कम करना है। ये हमारे सपने हैं और ये हमारे मानवता से वादे भी हैं। जब हम इन कामों को कर जाएंगे तब मानना कि हम सही मायने में आजाद हो गए हैं। ये नेहरू जी के भाषण के कुछ अंश हैं। इनमें से आपके एक्सरसाइज में कुछ 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर बात आती है हमारी प्रस्तावना की। जो हमारे संविधान के मूल्य हैं वो प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, इसे हम प्रेम्बल भी कहते हैं। ज्यादातर एनसीईआरटी की किताबों में पहले पेज पे ये लिखी होती है। इससे हमारे पूरे संविधान के हमें दर्शन हो जाते हैं। इस प्रेम्बल के एक एक शब्द का अपना मतलब है। अगर प्रेम्बल को हम ठीक से समझ लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको संविधान समझ में आ गया है। आपको ये पता चल गया है कि हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या थी, वो कैसा संविधान बनाना चाह रहे थे। तो यही हमारे संविधान के मूल्य हैं, यही हमारे संविधान के सपने और वादे भी हैं। तो आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो ये है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था।
और उस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्यों के बारे में दिया गया था कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे कैसे हमें संविधान बनाना है, किस तरह का हमारा संविधान बनेगा। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक, यहाँ तक को समझिए, हम भारत के लोग इस बात को बता रहा है कि जो संविधान बनाया है वो भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है, अर्थात भारत के जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से उस संविधान को बनाया है। ठीक है, और इसमें पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार यूज हुआ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज 2 बार हुआ है। तो भारत के लोग किस बात को इंगित करते हैं कि हमारा संविधान जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से बनाया है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने हमारा संविधान बनाया है। अंडरस्टैंड? और ये बात, जैसे हम भारत के लोग, ये शब्द हमने कहाँ से पकड़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी पहली लाइन यही है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। ऐसी ही लाइन फिर हमने अपने संविधान में भी लिखी। हम भारत के लोग, जो ये वर्डिंग है कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आप अपनी बुक में देखोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना दे रखी है 2-3 लाइन में, उसके नीचे दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना भी दे रखी है और हमारे संविधान की प्रस्तावना भी दे रखी है। ठीक है, अब आता है भारत को एक संपूर्ण यानी पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम भारत अपने निर्णय लेने में खुद संपन्न है। हमारे ऊपर किसी बाहरी विदेशी ताकत का अब कोई दबाव नहीं है, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी मामले हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मामले हो, हम सब में अपने फैसले लेने के लिए प्रभुत्व संपन्न, अपने लिए हम काबिल हैं। तीसरी बात इसमें आती है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि जो जितने भी सारे संसाधन हैं वो प्रकृति ने समाज को दिए हैं, इसलिए उनके ऊपर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो उद्योग धंधों के लिए नियम कायदे कानून इस प्रकार बनाए जिससे कि असमानता को कम से कम किया जा सके। समझ गए समाजवादी शब्द का मतलब? कि सबके लिए वो सारे संसाधन और इस तरह के नियम बनाए जाए जिसमें असमानता दूर हो। अगली बात आती है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है, धर्म निरपेक्ष भी हम इसे कह सकते हैं, कि भारत का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में सभी धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने की और सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर रहने की पूरी आजादी है। इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। राज्य किसी भी धर्म में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे कोई किसी भी धर्म से संबंधित है, सिख है, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म बनाने, अपनाने, प्रचार करने की पूरी छूट दी गई है। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। अंडरस्टैंड? लोकतंत्रात्मक, ये तो हम पिछले फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते ही आ रहे हैं, जिसमें शासन होगा वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करेंगे, उसे हम लोकतंत्रात्मक कहते हैं। आगे बात आती है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? जिसमें देश का मुखिया चुना हुआ हो। हमारे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति हमारे देश के। तो जिसमें देश का मुखिया चुना हुआ हो, कोई राजा या रानी ना हो, वंश के आधार पर ना हो, उसे गणराज्य नहीं कहेंगे। अगर देश का मुखिया वंश के आधार पर है तो उसे गणराज्य नहीं कहेंगे। हमारा गणराज्य है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। अंडरस्टैंड? फिर गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, यानी सामाजिक रूप से सभी बराबर है, कोई छुआछूत नहीं होगी। आर्थिक, आर्थिक मतलब रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधाएं सभी को दी जाएंगी। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार होगा। तो इस तरह की ये 3 न्याय हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का,
अपने कोई भी धर्म अपनाने का, कोई भी किसी भी चीज में विश्वास करने का, किसी भी धर्म की उपासना करने का पूरी स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए अवसर की समानता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति जो जिस काम के लिए काबिल है, जहाँ भी वो अपना करियर बनाना चाहता है, अवसर की समानता दी गई है। फिर अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा की, देश के में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपस में, इस देश का निवासी है, आपस में भाईचारा कायम रखने की और दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, ध्यान रखिए दोबारा से मैं बता रही हूँ, 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा, यानी कि इन लोगों के द्वारा, किन लोगों ने अपनाया था, ये 299 लोगों ने बनाया और लास्ट में जो 26 नवंबर के दिन जो बंदे थे वो तो थे 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यानी हम अपने में समाते लेते हैं, अधिनियमित इसके नियमों में बंधते हैं और आत्म समर्पित करते हैं। हम अपने आप को इस संविधान के प्रति समर्पित करते हैं, हम इसे अब एक पवित्र दस्तावेज मानते हैं। ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके एक एक शब्द का मतलब है कि किस शब्द का, यानी कि कितनी तरह के न्याय दिए गए हैं, भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। और एक और जरूरी बात, जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द हमारी प्रस्तावना में शुरुआत में नहीं थे, ये शब्द 42वें संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए और अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ, वो भी 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में सिर्फ एक बार हमारे देश की इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संशोधन के द्वारा हमारे देश की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। प्रस्तावना किसी दस्तावेज के प्रारंभ में लिखा हुआ एक ऐसा भाग होता है जिसमें कि उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ उसके बारे में लिखा जाता है, उसका वो दर्शन करवा देता है कि आगे इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। समझ के आपने प्रीफेस या इस तरह की चीजें आपने हर किताब के आगे पढ़ा होगा, एक पेज लिखा देखा होगा ना, जिसमें पुस्तक के बारे में लिखा होता है कि हम इस पुस्तक के बारे में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश की प्रस्ताव संविधान में भी संविधान से पहले, संविधान शुरू होने से पहले पेज पर प्रस्तावना के बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर 9th क्लास, सब क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट बनती है हमारे देश की प्रस्तावना। थैंक यू।